बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इत्तेहादी हुकूमत के इख्तिताम के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल और निगरान हुकूमत के चैलेंजेस का तस्करा करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की जानिब से पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तानी पासपोर्ट की तज़हीक के जारी सिलसिले पर बात करेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम सवाल उठाएंगे कि गुज़श्ता 7 दहाइयों से हमारा मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों है, क्यों हम दुनिया और बिलखुसूस अपने हमसाया मुमालिक से भी पीछे रह चुके हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। गुज़श्ता रोज़ सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए फाइनल होने के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल में खासा इस्तेहकाम आ चुका है। तमाम सियासी पंडित्स और उनकी पेशनगोइयां धरी की धरी रह चुकी हैं। सेनेटर अनवारुल हक कल यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये नून लीग या पीपल्स पार्टी की चॉइस ही नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अगर इत्तेहादी जमातें अनवारुल हक के नाम पर ना भी राजी होती तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाना था और फिर वहां से भी यही नाम फाइनल होना था। जबकि साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि पीटीआई इलेक्शन में होगी या नहीं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता और इसहाक डार शाहिद खाकान के नाम पर गौर नहीं हुआ, मगर निगरान वजीर खजाना टेक्नोक्रेट होंगे। शाह महमूद कुरैशी को हदफ का निशाना बनाते हुए साबिक अपोजिशन लीडर का कहना था कि वो मुआहिदा करके रिहा हुए हैं। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत के क़याम से कबल ही कयास आराइयों ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। पीडीएम हुकूमत के हाथ से हुकूमत की बागडोर निकल चुकी है, कहानी वाज़े हो चुकी है। सियासतदानों के हाथ से अहम अमूर अब इलेक्शन कमीशन और निगरान सेटअप को मुंतकिल हो जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन का इनकाद जल्द मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। गुज़श्ता 16 माह की हुकूमत के बाद मुस्लिम लीग नून अबतर मौशी सूरत हाल, महंगाई और बेरोजगारी की सूरत हाल को लेकर इलेक्शन में उतरेगी। मगर क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में उतर तैयार है? क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में इल्तवा चाहती है? क्या मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल के तनाजुर में नवाज शरीफ की वतन वापसी मुमकिन हो सकेगी? और क्या मियां शहबाज शरीफ ही पार्टी की तरफ से वजीर आज़म के उम्मीदवार होंगे? आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ करमानी साहब मौजूद हैं। आसिफ करमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए चॉइस सामने आई हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, इनके हवाले से आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई अपना निगरान वज़ीर आज़म का किरदार अदा कर पाएंगे, जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी फ्री एंड फेयर और बर वक्त इलेक्शंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सादिया बीबी फॉर हैविंग मी इन योर टॉक शो। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अनवारुल हक काकड़ साहब का जो इंतखाब है मैं उसे एक अच्छा फैसला समझता हूँ। उसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। एक तो मेरे वो ये नहीं कि कुलीग रहे हैं, लेकिन मैंने उनके करीब से उनके साथ काम किया है सेनेट में और मैंने उनको आई फाउंड हिम अ जेंटलमैन नंबर 1, और समझदार आदमी है और गैर मुतनाज़ा आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कुछ हलकों की तरफ से कोशिश शुरू हो गई हैं, जिसकी मैं बड़ी खुलकर मजम्मत करता हूं। और मैं समझता हूं कि एक ये प्रेरोगेटिव था प्राइम मिनिस्टर का और लीडर ऑफ द अपोजिशन का, और इसमें उन्होंने एक फैसला किया और तमाम फरीकैन जो हैं उनको इस फैसले को तस्लीम करना चाहिए। अगर किसी को इतराज़ है तो फिर उसका हल ये है कि जब आइंदा जब भी इलेक्शन हो तो आप कानून साजी करके, मैं तो कहता हूँ इस टंटे को ख़त्म करें, ये पावर ही दे दें इलेक्शन कमीशन को, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। भाई आप यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। अब हो गया है, एक शरीफ आदमी आ गया है, उसको आगे करने दो, उसको बेस्ट विश करो, उसको गुड लक कहो कि चलो भी चलो आगे जो तुम्हारे जिम्मे काम है उसको पूरा करो, बजाय इसके कि अब हर शख्स जो सा मैं देख रहा था
कि वो कुछ लोग हैं, एक लॉबी होती है जो हर वक्त, जिनको कभी भी कोई चीज़ पसंद नहीं होती जब तक उनकी मर्जी की ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो। ऐसा ही है। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि ही इज़ अ गुड चॉइस। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हुकूमत के कुछ इत्तेहादी हैं, उन प्रॉब्लम इस पे हो रहा है। अख्तर मेंगल साहब का जो नवाज शरीफ साहब के नाम एक ओपन लेटर है, आई एम श्योर आपने वो देखा होगा। उसमें एक तो इन्होंने इनके इंतखाब को किस तरीके से वो जमहूरी इदारों पर या जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जी जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कीले ठोकने के मुतरादिफ है, मुशावरत भी नहीं हुई है। एंड अदरवाइज भी अगर आप देखें तो अख्तर मेंगल साहब को पहले एतराज़ नहीं था। लाइक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनके इंतखाब पर उन्होंने साथ दिया, सीएम बलूचिस्तान के नाम पर उन्होंने साथ दिया, जो कि इसी पार्टी बाप पार्टी के ही कैंडिडेट्स थे। सो अब आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं हैव रिगार्ड फॉर मिस्टर मेंगल, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि उन्होंने जो लेटर भी लिखा है उसमें एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि उनका एक जायज़ एक शिकवा बन सकता है कि जी मुशावरत के अमल में उनको शरीक नहीं किया गया। लेकिन चूंकि मैं समझता हूँ कि जाहिर है, मैंने जैसे अर्ज किया कि ये एक प्राइम मिनिस्टर और उसका लीडर ऑफ द अपोजिशन का प्रोरोगेटिव है। हम लोग क्यों खामखा दूसरे के प्रोरोगेटिव में टांग फंसाते हैं? हाँ चलें, लेकिन अगर उन्होंने कहा मुशावरत नहीं तो करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे एक बताइए कि उन तमाम लेटर में कोई उन्होंने एक स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक क्या ऐसी बात की है कि जो कोई ये कोई इंतखाब जौन्स है कि उसको नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाए? कोई उन्होंने कोई एलिगेशन लगाया हो? कोई सिर्फ यही कहा ना मुशावरत नहीं हुई, और उन्होंने अपने माजी के जो उनके साथ जो लेट्स से प्रोमिसेस किए गए होंगे उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा बात की है। लेकिन अनवारुल हक काकड़ के हवाले से उन्होंने सिवाय इसके कि मुशावरत नहीं हुई, तो अगर मुशावरत नहीं हुई तो ये उनका जायज़ मुतालबा है, मुशावरत होनी चाहिए थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब हो गया है। अब खुदा का वास्ता मेरी तमाम लोगों से अपील होती है, हम तो एक ज़ाहिर एक वीक वॉइस है हमारी मिडिल क्लास के लोगों की। हम तो पता नहीं कैसे अल्लाह ताला का को फजलो करम था और हमारी लीडरशिप थी जो हमें ले आई, वरना तो कौन सुनता है मिडिल क्लास की। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब चलने दें सिस्टम को आगे। आपका फोकस ये होना चाहिए कि अनवारुल हक काकड़ जो है उसको जी टास्क दिया गया है द इलेक्शंस एंड फैसिलिटेट द इलेक्शन कमीशन, क्या वो उस पर पूरा उतरते हैं? अगर वो उस पर पूरा उतरते हैं तो देन ही हैज डिलीवर्ड। अगर वो खुदा ना खास्ता उस पर कोई उनकी में कोई कमी बेशी आती है तो फिर आप बात कीजिए, फिर उनको क्रिटिसाइज भी कीजिए। लेकिन ऐसे ही एक वो जो सास बहू वाला जो मामला है ना, वो अख्तर मेंगल साहब के वो एक जुमला मेरे ख्याल से वो ये भी था कि एक ऐसे शख्स का इंतखाब कर लिया गया है जिससे हमारे जैसे लोगों के लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सो वो एक तो मुझे समझ नहीं आई वो किस तरीके से, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज की कि बाप ही पार्टी के दो और कैंडिडेट्स को वो ऑलरेडी सपोर्ट कर चुके हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे डॉक्टर किरमानी साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये तासुर दिया जा रहा है कि ये तो जी इनकी अपनी नॉमिनेशन ही नहीं थी या इनकी अपनी ख्वाहिश ही नहीं थी, इनको तो नाम ही नहीं पता था वज़ीर आज़म को या अपोजिशन लीडर को, तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि ये तो कहीं और से नाम आया। देखिए, अगर कोई ऐसी बात होती, लेट्स टॉक डिस्कस इट इन ए लॉजिकल रीजनिंग। अगर कोई ऐसी बात होती तो प्राइम मिनिस्टर अपना उस पर तहफ़्फ़ुज़ात दे सकते थे, प्राइम मिनिस्टर उस पर बात कर सकते थे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस नाम को कबूल किया बकौल राजा रियाज साहब के कि उन्होंने ये नाम दिया और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एग्री किया, तो इट मीन्स के प्राइम मिनिस्टर को उस पर इत्तेफाक था। तो जब दो जो वो कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, भाई हो गया मामला और जिनका प्रोरोगेटिव था उन्होंने उसको एक्सरसाइज कर लिया। लेट्स मूव ऑन, अब आगे चलिए। जो देखे ना, इस मुल्क के मसाइल सिर्फ इलेक्शन ही नहीं है, ऐसा ही है। इस मुल्क का असल मसला महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोगों की चीखें निकल गई हैं। काश ये जो लोग आज एतराज कर रहे हैं अनवारुल हक काकड़ पर, ये कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम तो दें लोगों को कि भाई तुम्हारी महंगाई में कैसे कमी लाएंगे हम, तुम्हारी गुर्बत में कैसे कमी लाएंगे। इलेक्शंस आ रहे हैं, कोई रोड मैप दें, उस तरफ नहीं आना। ये मैं इस किस्म की नेगेटिविटी को मैं बड़ी आदत से एंडोर्स नहीं कर सकता। जी ठीक, आप सही कह रहे हैं। जो मौशी हालत है ऑब्वियसली वो बहुत बुरी है। हम बार बार ये कहते हैं कि
लोगों के लिए खाना पीना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो इस पे पिछले दिनों साबिक वज़ीर आज़म जो है शाहिद खान अब्बासी, उनका बयान आया कि जी लोग बड़े खुश होंगे क्योंकि हमारे से जान छूट गई है। सो आप इस नैरेटिव के साथ, या वाकई अगर आपको लग रहा है कि इतना बुरा परफॉर्म किया है और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है, जो कि मान रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं बहुत सारे आपके लोग, तो कैसे इलेक्शंस में जाएंगे? देखिए सादिया बीबी, मेरी ज़रा इस बारे में राय थोड़ी सी डिफरेंट है। जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। फरमाइए। गुजारिश ये है कि जिन हालात में हमें मुल्क मिला था वो सबके सामने है, हर कोई कह रहा था। और जिस तरह इमरान खान साहब एक पहले मुआहदा किया उन्होंने IMF के साथ, उसके बाद ब्रीच किया, प्राइसेस फ्रीज कर गए, उससे तो एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया। IMF तो आपकी बात नहीं सुनता था। पहले वो कहते थे मैं जाऊंगा नहीं IMF के पास, खुदकुशी कर लूंगा। जब गए भी तो बहुत देर से गए। एनीवे, ये सारी अब एवरीबॉडी नोज दिस। जब हमें मिला, अब हमारे पास 2 ही चॉइसेस थी ना, और पार्टी में 2 राय थी, मुख्तलिफ राय थी। एक कहते थे जी फौरी इलेक्शन में चले जाएं, काश हम चले गए होते। लेकिन उसके बाद जब बात हुई, तमाम लोग बैठे तो उन्होंने देखा भाई मुल्क के हालात हैं, तो चलो हम, पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, तो लेट्स मेक एन एफर्ट, सिंसियर एफर्ट कि इस मुल्क को कम से कम थोड़ा सा पटड़ी पे लाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ वो जो डिफॉल्ट का एक मंत्र होता था, दिन सुबह शाम रात, उससे कम से कम अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ की लीडरशिप में और इसाक डार के क़यादत में IMF से लेके आपको उससे एग्रीमेंट करके आपको कम से कम डिफॉल्ट से हम निकल आए। हालात जो आइडियल नहीं है, मुश्किल हालात है, महंगाई बड़ी है, गरीब का और मिडिल क्लास स्पेशली, जिसके लिए जिन्ना साहब ने ये मुल्क बनाया था, उसकी तो कमर टूट गई है। लेकिन अब इसका हल ये है कि बजाय इसके कि हम एक, जो पाकिस्तान मैं समझता हूँ ऑलरेडी अनगवर्नेबल हो चुका है, तो लेट्स नॉट मेक इट अनलिवेबल। इसको लिवेबल तो रहने दीजिए। उसके लिए जरूरी है कि ये तमाम लोग जो हैं, जो छोटी छोटी रंजिशें, इनको फिलहाल पसे पुश डालें। ओके, लेकिन आपको इस सब का लगता है कि पॉलिटिकल कॉस्ट अगले इलेक्शंस में पे करनी पड़ेगी, जब भी होते हैं इलेक्शंस? पे तो हमें करनी पड़ी है ऑलरेडी। मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक पल्स है वो इस वक्त लोग गुस्से में हैं, दे आर एंग्री विद अस, और इसके लिए हमें आपको सूट करता है डॉक्टर साहब अगर थोड़ा इल्तवा हो जाता है? देखिए, इल्तवा तो अब नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो इलेक्शन कमीशन ने नई मर्दमशुमारी है, नाउ द बॉल इज इन द इलेक्शन कमीशन कोर्ट। अब देखना ये है कि आया वो 3 महीने में करते हैं, 4 महीने लगाते हैं, 6 महीने लगाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आयत भी, अगर एक नई मर्दमशुमारी के तहत भी होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस को हर सूरत मार्च से पहले होना चाहिए, ताकि आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, आपका इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, और प्रेसिडेंट जौन सा है वो भी इलेक्ट होना है। सो मैं देख रहा हूँ कि फरवरी में इलेक्शन होगा, लेकिन ये इलेक्शन इस दफ़ा सादिया बीबी एक रवायती इलेक्शन नहीं होगा। मैं ये आपको बता दूं, ये बड़ा एक गैर रवायती इलेक्शन होगा, और इसमें जो नताइज होंगे वो लोगों में काफ़ी सरप्राइज देंगे। और मैं ये भी मुझे लग रहा है कि इसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो रोल क्या, मुझे लगता है कि वो जरा उनको इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। PMLN को उतना फायदा नहीं होगा ये गैर रिवायती मतलब फायदा तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें डोर टू डोर जाना होगा। और प्राइम मिनिस्टर के लिए आपके कैंडिडेट कौन होंगे? कुछ लोग कहते हैं नवाज शरीफ साहब, कुछ शहबाज शरीफ साहब। देखिए, मैं तो बड़ा इस मामले में अपनी हद तक भी बड़ा क्लियर हूँ, और पार्टी भी बहुत क्लियर है, और शहबाज शरीफ साहब ने खुद बरमला इसका इजहार किया है कि हमारा वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ साहब होंगे। ठीक है, लेकिन देखना पहले ये होगा कि जाहिर एक पार्टी जो भी इलेक्शन जीतेगी, अगर हमारी इतनी सीट्स आती हैं, लोग हमें हमारे पर एतमाद करते हैं दोबारा, नवाज शरीफ साहब की माजी की कारकर्दगी सामने रखते हुए, ये एक होप है मुझे कि नवाज शरीफ साहब की जो माजी की उनकी गवर्नमेंट 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, वो कारकर्दगी अगर लोग सामने रखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारा डैमेज भी हुआ है वो हमें डैमेज रिपेयर हो जाए। ओके, अच्छा, अभी पिछले दिनों जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में आ जाएंगे, यानी अगले महीने आ जाएंगे। अब एक तो फैसला आया कोर्ट का, जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के फैसले पे, उसको कल अदम उन्होंने करार दे दिया। फिर अब ये इलेक्शन के इल्तवा का भी, जैसे आपने भी कहा और हमें भी यही लगता है, हमारा अपना भी एनालिसिस यही है चीज़ें देखते हुए कि ये इल्तवा का शिकार होंगे। तो अभी भी सितंबर में ही आएंगे, या वो कहेंगे कि नहीं अभी आराम से आऊँगा, अभी थोड़ा अगर इलेक्शन में डिले है तो?
देखिए ज़ाहिर है शहबाज साहब की मालूमात मेरे से कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं और ज़ाहिर है रवाबित राब्ते तो मियाँ साहब के हम सब से रहते हैं। लेकिन चूँकि शहबाज साहब ने ये कहा है तो ज़ाहिर है मेरी पार्टी के सदर हैं और उनकी बात को मैं झुठला नहीं सकता। ठीक। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को सियासत में टाइमिंग सारी अभी भी बड़ी अहम होती है। बिल्कुल। अगर तो इलेक्शन नवंबर में होते हैं फिर तो मियाँ साहब को सितंबर में आना चाहिए। ओके। लेकिन अगर इलेक्शंस आगे चले जाते हैं लाइक लोग बात कर रहे हैं फरवरी वगैरह में, जी। तो हमें फिर मियाँ साहब को जल्दी बुला के ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा। हमें फिर ये टाइमिंग देखनी चाहिए कि हमें उनकी इलेक्शन से पहले जो 1.5-2 महीना पहले मैं समझता हूँ वो उनको आना तभी आए। चाहिए। इलेक्शन फीवर जो होता है, इलेक्शन कैंपेन जो होती है वो आखिरी महीना ही होती है, 1.5 महीना, ठीक है ना जी। उससे पहले बाकी लवाजमात होते हैं, आप टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने अपने हलकों में निकल जाते हैं। तो लीडरशिप जौन की सपोर्ट जौन सी होती है, बैकअप जिसको कहते हैं, तो यानी वो इलेक्शन के करीब करीब भी आए तो ज्यादा फायदा है आपको। ज्यादा उसको नहीं फैलाना चाहिए। वो होना चाहिए 1.5-2 महीना वो आए, टक 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 इलेक्शन की कैंपेन की करके और अल्लाह ताला पे नताइज छोड़ दे। राइट, थैंक यू वेरी मच सेनेटर आसिफ किरमानी सर फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की जानिब से पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तानी पासपोर्ट की तज़हीक के जारी सिलसिले पर बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि इंतहा पसंद सोच और रियासत मुखालिफ बयानिए ने न सिर्फ तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेर दिया बल्कि 1 साल से जायद अरसे के दौरान पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को गहरे अंधेरों की तरफ भी धकेल दिया है। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले कसीर तादाद में पाकिस्तानी और तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स ये समझने से कासिर हैं कि वो बिलवास्ता या बिलावास्ता रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कौमी सलामती के इदारों और रियासत पाकिस्तान की अलामतों की तज़हीक करके पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मजरूह किया जा रहा है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में वो काम दुश्मन नहीं कर सका जो आज एक सियासी पार्टी के फॉलोअर्स गैर इरादी तौर पर रियासत को नुकसान पहुंचाकर कर रहे हैं। पाकिस्तानी झंडे को जलाना, पासपोर्ट को जलाना या फाड़ना, सब अमल पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ जाने के मुतरादिफ हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद और अब बिलखुसूस पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी से पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी इस तज़हीक आमेज रवैये के मुतहम्मिल हो रहे हैं और पाकिस्तानी झंडे को सरबुलंद करने की बजाय सरनिगू कर रहे हैं। किसी भी पाकिस्तानी का ये फेल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान खास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान वतन की खातिर हर नजराना पेश करने से कभी नहीं कतराते। उनमें से कुछ शरपसंद अनासिर आज पाकिस्तान की कौमी मुफाद को नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं। आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की शनाख्त के खिलाफ इन हमलों का तदारुक कैसे हो सकता है। हमें यह भी देखना होगा कि क्या कोई फर्द रियासत से ऊपर हो सकता है। हमारी वफादारी किसी शख्स से होनी चाहिए या रियासत से। आज वक्त की जरूरत है कि हम सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बनकर सोचें। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में इसी पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब और सीनियर एंकर एंड एनालिस्ट मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जनरल साहब, आपसे पहले तो आगाज़ करती हूँ, फरमाइएगा कि ये जो तमाम आमाल इस वक्त हम देख रहे हैं, पासपोर्ट जला दिया है, पासपोर्ट फाड़ दिया है, पाकिस्तानी झंडे को उठा के ज़मीन पे फेंक रहे हैं, जला रहे हैं, ये इतनी नफरत भर कैसे गई लोगों में? कितनी बदकिस्मती और क्या होगी कि हमारे अपने ही बच्चे अपने ही टांगे काट रहे हैं। इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये खुद अपने आप को किस कदर ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, चाहे पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हुई कई भी ऐसी निशानी है जिसको अगर किसी तरीके से भी नुकसान पहुंचता है तो वो पाकिस्तान को नुकसान मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पहुंचा रहे हैं। वही समझ भी नहीं रहे वही लोग। इतनी नफरत, इतना गुस्सा। देखिए, एहतजाज करना हर एक का हक है, एहतजाज करने के बहुत अच्छे तरीके भी हैं। और 14 अगस्त का जब हम खुशी मना रहे हैं, इसमें इसके साथ रंग में भंग डालने की बजाय
अगर सारे पाकिस्तान का परचम लेके खड़े हो जाते और सारे पाकिस्तान के बारे में बात करते कि हमें पाकिस्तान में ये चाहिए, पाकिस्तान में वो चाहिए, ये पाकिस्तान है जो हम चाहते हैं, ये उनका हक है, ये बात करते वो। ठीक, सब बड़े भी सुनते, सब लोग भी सुनते। बिल्कुल। हमें भी खुशी होती कि आज के दिन पूरी कौम 14 अगस्त के तौर जो मना रही है, वो हर चीज़ में मुत्तहिद है पाकिस्तान के लिए, और वो ये भी चाहती है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इनके जहन में चीज़ें वो बाहर लेके आ रही है। ये खुशी की बात होती है। लेकिन बजाय इसके कि हम ये करते, हमने पाकिस्तान के परचम को नजर आतिश कर दिया। हम अंदाजा है कि इस परचम की अहमियत क्या है, इस परचम को साथ बुलंद रखने के लिए पता नहीं कितने हमारे लोगों ने जानों का नजराना पेश किया है। इस तो धरती की तो बुनियाद ही शहीदों के खून से है, जिन्होंने इस परचम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी इज्जत तक लुटा दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने खानदान कुर्बान कर दी, और उस सिलसिला आज तक जारी है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ग्वादर के इलाके में हमारे बच्चों पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे हमारे महफूज हैं और उन्होंने दहशतगर्दों का सही जवाब दिया है। ये क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये 18, 20, 30 हजार रुपए तनख्वाह के लिए तो नहीं कर रहे हैं। मैं सब में से किसी को भी मुझे चैलेंज करें, जितनी तनख्वाह मिल रही है डबल देने को तैयार हूँ जी, जाके एक दफा ये करके देख ले सारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंदाजा ही नहीं है इन लोगों को कि भाई ये किस कदर हमारे बेटे, बच्चे, बहने किस कदर कुर्बानियां दे के मुल्क बना है, और कुर्बानियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। और यही शहीदों का ये खून है जिसने पाकिस्तान को इस मजबूत एक धरती के तौर पर कायम रखा हुआ है। सारी दुनिया की नजरों में जो खटकता, क्या खटकता है? पाकिस्तान खटकता है। क्यों खटकता है? कि एक इस्लामी रियासत है, एक एटमी रियासत है, और एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जिसमें पाकिस्तान की अहमियत सारी दुनिया समझती है। और पाकिस्तान की सालमियत की निशानी के तौर पर पाकिस्तान की अफवाज का अपने अवाम के साथ जो एक रिश्ता है, जिस कदर मजबूत है, जो दुनिया की नजरों में सबसे ज्यादा खटकता है। फिर फौज के अंदर, फौज में और सीनियर लीडरशिप में और रैंक एंड फाइल में अगर किसी की आप तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसका फायदा उठा रहे हैं? फौज को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। ऐसे ही है। अगर पाकिस्तान के अवाम का अपनी फौज के साथ यकजहती में जरा सी भी दरार आएगी, तो अब यकीन कीजिए पाकिस्तान के दुश्मन इससे बेहतर और कुछ नहीं चाहते। और जब आप ये खुद देख रहे हैं कि मेरे अपने बच्चे, बेटे, ग्रैंड चिल्ड्रन ये कर रहे हैं, ये तो जो लोग भी इस तरफ लेके आ रहे हैं उनको, वो समझ नहीं रहे कि किस पाकिस्तान में जाके हुकूमत करना चाहते हैं। ये ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान चाहते हैं ये जो फौज के खिलाफ एक आवाम को कर देने की एक साजिश और बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में चलाई जा रही है, और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से पता नहीं कहाँ कहाँ की वीडियोस उठा के कह दिया जाता है कि देखें जी ये तो फौजी हैं, फौजी कर रहे हैं। फिर अभी मुनीब जो हम वीडियोस जिसके हवाले से स्पेशली हम बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा जो आपकी शनाख्त है, आपकी अलामत है, पाकिस्तानी पासपोर्ट, और उसमें बड़ी चालाकियाँ और रंगबाजियाँ भी नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, वो पता चलता है कि जनाब अपने एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स जला रहे हैं, लेकिन दूसरों को आपने इस लाइन पे लगा दिया, दूसरों को आपने इस चीज़ के लिए उकसा दिया। सो ये जो पूरी साजिश और पूरी एक नैरेटिव बिल्ड किया गया टुवर्ड्स दिस थिंग बड़े अरसे से, तो ये हमारे सियासी कायदीन या लोग या जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ये क्या अवाम को, क्या जो नौजवान नस्ल है उसको क्या पैगाम दे रहे हैं? देखिए, इसकी 2-3 चीज़ें। एक तो सबसे पहले जो जनरल साहब ने भी फरमाया है, मैं तो उसे मुकम्मल तौर पर एंडोर्स करता हूँ। पाकिस्तान के साथ जो एक मोहब्बत है या पाकिस्तान के साथ जो हमारी एसोसिएशन है, वो जब से हम पैदा होते हैं उस वक्त से है, और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं तब तक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, कि पहले हम पाकिस्तानी हैं। फिर मैं तो समझता हूँ कि हमारी सबसे पहले आइडेंटिटी ये होती है कि हम पहले पाकिस्तानी हैं, और कतई नज़र इस बात पे कि इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, सबसे पहले आइडेंटिटी हमारी जो ली जाती है, इसीलिए हमारा पासपोर्ट हमें मिलता है जो हमारी आइडेंटिटी बताता है कि हम पाकिस्तानी हैं। देखिए, अब इशू ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं उनको ये चीज़ एक दिन में तो नहीं सिखाई गई होगी, ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके जहनों में ये चीज़ डाली गई, और बदकिस्मती से डाली गई एक ऐसे बड़े सियासी लीडर की जानिब से जो कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और बदकिस्मती से वो एक ऐसा नैरेटिव बन गया जिसमें उनको उनके करीब रहने वालों ने ये एहसास दिलाया कि आप रियासत से और मुल्क से ज़्यादा अहम है, और आपकी एग्जिस्टेंस मुल्क से मशरूत है। जब उनको ये सिखाया गया, फिर उन्होंने आगे यही चीज़ अपने जो वोटर और सपोर्टर है उसके अंदर ये चीज़ डाल दी, उनके जहनों में इंस्टिल कर दी। अब ये सब कुछ हो रहा था,
तो ज़ाहिर बात है कि ये हमारी आंखों के सामने हो रहा था, सब कुछ होने दिया गया भी। और इस बात से एक चीज़ का एहसास ज़रूर होता है कि बसत एहतराम हम आउटकम के ऊपर तो ज़रूर वावेला करते हैं। हम ये कहते हैं कि नतीजे बहुत गलत निकल आए। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जहाँ 9 मई हुआ, जहाँ पाकिस्तान के झंडे जलाए, या दुनिया में पाकिस्तान का अगर कोई झंडा है तो उसे पीटीआई का कोई सपोर्टर झंडा जला रहा है, अपना झंडा लगा रहा है। ये सब कुछ हम उसके आउटकम के ऊपर हम अफसोस कर रहे हैं। लेकिन जो फैसले किए जाते हैं हमें उनके ऊपर भी अफसोस करना चाहिए। हमें उनके गलत होने को रिकग्नाइज और एक्नॉलेज करना चाहिए कि गलत फैसले थे। बिल्कुल ठीक। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट, सियासी प्रोजेक्ट्स जो कि नहीं होने चाहिए थे वो किए गए। इमरान खान की सियासी बिसात जो भी थी, मैं उनकी सियासत से बिल्कुल मैं डिसएग्री करूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि प्रोजेक्ट इमरान खान भी कोई एक दिन में नहीं बना। और उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि it was a project that not only did it turn rogue, it also backfired. वो बैकफायर जो किया, ये बैकफायर किया हुआ है जो हमारे सामने आप है, जिसके ऊपर जंग साहब भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ वैसे पाकिस्तानी। वो एक साबिक फौज के बड़े सीनियर अफसर हैं और उन्होंने सारी उम्र सर्व किया है, तो वो तो मुझसे आपसे फॉर दैट मैटर कहीं ज्यादा जानते हैं कि फौज के अंदर का फौज का सेंटिमेंट क्या होता है, जवान है उसका सेंटिमेंट क्या होता है। वैसे व्यक्ति बात कर कि जो 9 मई को करवाया गया और लोगों के ज़हनों में ये बातें ना अलाउ ही नहीं किसी को करना चाहिए था कि कोई ये करे। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क बड़ा हार्ड अर्नड कुर्बानियों के बाद मिला है और इसका जो अमन है वो भी बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला है। लिहाजा हमें इस बात का होना भी चाहिए और हमें कभी इस चीज़ को ये देखिए, आप जो कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि एक तो ये आउटकम पे हम बात कर रहे हैं, जो ये सब कुछ जब हो रहा था उस वक्त नहीं इसको रिकग्नाइज किया गया, और आज उन फैसलों को गलत एटलीस्ट तस्लीम करना चाहिए। जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बैकफायर किया प्रोजेक्ट जो भी बनाया गया। बहरहाल मुझे जनरल साहब ये बताइए कि अब ये जब जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ उकसाने के लिए कर रहे हैं, और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो गैर इरादी तौर पे इस पूरी मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं, उनको नहीं पता चलता क्योंकि एक नैरेटिव ऐसा बना दिया गया कि तुम ये करोगे तो तुम बड़े अच्छे मुसलमान हो, तुम ये करोगे तो तुम बड़े अच्छे पाकिस्तानी हो, तुमने ये बात ना मानी तो फिर तो तुम जो है वो दुनिया और आखिरत में तबाही ही तबाही तुम्हारा मुकद्दर है। तो ऐसा नैरेटिव बनाया गया है और अनफॉर्चुनेटली कुछ मासूम जो लोग हैं वो इसका शिकार भी हो जाते हैं। बट जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे हमलों का तदारुक कैसे मुमकिन है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो प्योरली फिजिकल, जिसकी तरह इशारा कर रही है कि सजा मिलनी चाहिए, डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए। इससे भी बड़ी बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके हम मरीब ने भी इशारा किया, मैं एग्री करता हूँ कि हमें न सिर्फ अपनी गलतियों का इदराक करने की जरूरत है, उनकी इम्पैक्ट का जरूरत है, उनकी इम्प्लिकेशंस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इससे भी ज्यादा जरूरत यह है कि हम खुद तो बार बार जो पार्टी वाले लोग भी कहते रहे हैं कि 65% आबादी पाकिस्तान की नौजवानों की है जी। इनको आपने अगर ये ज़हन साजी इनकी हुई है किसी एक तरीके से, इसको भी तो आपने इसका तदारुक भी तो करना है ना हमने। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा अहम चीज है। जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए ये सोचना बहुत अहम है कि सजा जरूर दें। आप जिन्होंने किया है उनको सजा, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक रेड लाइन जो कम से कम मेरे और हम जैसे लोगों को तो पॉसिबल नहीं है, रियासत है, मुल्क है रेड लाइन, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, एक इस जो जितना भी नैरेटिव है इसमें शख्सियत परस्ती से लोगों को निकालना पड़ेगा, चाहे वो एक शख्सियत है या दूसरी शख्सियत, तीसरी शख्सियत है। सब ने अपने अपना हिस्सा डाल के पाकिस्तान यहाँ तक लेके आए। शख्सियत परस्ती से निकालने के लिए आपको इन बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। हम उनकी एजुकेशन के बजाय आप जितनी इंस्टीट्यूशन देख लें, यूनिवर्सिटी बेस साहब हमारी खुली हुई हैं, मैं जाता रहता हूँ, मैं हैरान होता हूँ बच्चों को कि क्या उनकी ज़हन साजी भी कुछ की जा रही है पाकिस्तान के बारे में। अनफॉर्चुनेटली मैं ये देखता हूँ कि बच्चों को हमने इतने पैसे खर्च करके सिर्फ ATM मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल कोई नौकरी करेगा हमारे घर पैसा लेके आएगा। ये तो रोबोट जैसे बच्चे बना रहे हैं इनको। तो हमें इस तरफ भी मैं समझता हूँ कि बहुत अहम चीज ये है कि ये तो आज हम यहाँ खड़े हैं, इससे आगे जाने के लिए हमें ये जो जिनकी जहन साजी हुई है, जिनको हमने किया, इनको हमें प्रॉपर एजुकेशन तो करनी पड़ेगी ना। और एजुकेशन वो सेट पैटर्न में नहीं है कि आप क्लास में बिठा दें, लेक्चर देकर निकल जाए। इसमें होल गैम्बट ऑफ होल थिंग्स को आजकल मीडिया इतना आजाद है, इस कदर ज्यादा है, इस कदर भरमार है, हर बंदा अपने साथ के मुताबिक बैठा बात कर रहा है,
वो ये नहीं देख रहा गलत है सही है, पाकिस्तान को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, हमारे बच्चों को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो मैं ये जरूरी समझता हूँ कि हैसियत स्टेट के जो हमारे बार इख्तियार हैं, हमें ये बैठ के सर जोड़ के मिल के बैठ के फैसले करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है, वो इन बच्चों के ज़हन में क्यों नहीं बिठाया गया, अगर नहीं बिठाया गया, जहाँ भी कमजोरी है उसको बड़ी जबरदस्त आपने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। एक तो वो जो सजाएं दे रहे हैं, कैद कर लें, जेलों में डाल दें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपको बच्चों की, नौजवान नस्ल की जहन साजी करनी पड़ेगी। मैं वैसे ही अभी जनरल साहब बात कर रहे थे मुनीब, तो मेरे जहन में आया कि आप और मैं या हमारी जो जनरेशन है उसमें किस तरह से चीज़ें सिखाई भी जाती थी, पढ़ाई भी जाती थी। हम कहते थे ये जी सिलेबस का हिस्सा भी है, अदरवाइज भी स्कूल्स कॉलेजेस में वो एक्टिविटीज़ होती थी। अब तो मीडिया बहुत एडवांस हो चुका है। आज के किसी बच्चे से आप पूछेंगे कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था, उसको नहीं पता होगा। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था, उसको नहीं पता होगा। आज 76 बरस गुजर जाने के बाद ये वाले अटैक्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हमें फेस करने पड़े। सो आप क्या वो सोचते हैं कि क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं, क्या तदबीर ऐसी इख्तियार की जा सकती है कि जिससे ऐसी चीज़ों से बचा जा सके? देखिए, मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें तो देखें, आप बेशक पढ़ा भी दें, बजरिया जोर भी पढ़ा दें और लोगों को जिन्हों में बच्चों के डालने की कोशिश करें, तो चलें वो उसको याद तो कर लेंगे, लेकिन शायद उसकी शिद्दत का एहसास उन्हें नहीं होगा। सिर्फ एक बात है, मैं समझता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो यंग बच्चे हैं, एक तो पाकिस्तान की तारीख से उनको बहुत कम होंगे जिनको इदराक होगा, और ये वो बच्चे हैं जो पिछले 18-20 सालों के अंदर 2000 के बाद बच्चे जवान हुए, बड़े हुए, तो जाहिर बात है उन्होंने बहुत कुछ जो पहले था और पहले होता रहा वो नहीं देखा। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज वो बड़े आसानी से, मैं तो क्योंकि जैसे ही वो 9 मई का हुआ और जिन्ना हाउस पर हमला हुआ, उसके बाद फौरी तौर पर मैं जब वहाँ गया तो मुझे एक चीज़ का एहसास वहाँ ज़रूर हुआ कि कोई ऐसा नहीं था कि जी बड़ा कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन था या वो हो गया, ये तो बड़ा प्लान करके और सारा कुछ जिस तरह से भी किया गया, दे न्यू व्हाट टू बर्न और व्हाट टू वैंडलाइज। बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शायद मेरी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है और मैं हमेशा इस पे आर्ग्यू भी करता हूँ कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, फौज एक हमारे एक फाइटिंग फोर्स है, उनका सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मैं असूली बात करता हूँ, लेकिन हमें एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का इम्प्रिंट रहेगा, बट दैट डज नॉट गिव मी अ राइट और अ लाइसेंस to vandalize a military asset या burn down my खुदा ना खास्ता कोई रेलिक कोई हो शोहदा की। क्योंकि मैं सिर्फ एक दफ़ा उसके इंटरेक्शन हुआ, मेरी क्योंकि ताल्लुक चकवाल से है, नेचुरल बात है बहुत से लोग वहाँ पर मेरे इलाके से, मेरे गांव से फौज में हैं। मैंने सिर्फ एक चीज़ महसूस की कि जो ये कमिटमेंट होती है जिसका जिक्र जनरल साहब कह रहे थे, ये किसी और जगह शायद नज़र नहीं आ सकती, कि जब आपको ये पता हो कि आप किसी मिशन पर जा रहे हैं या पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं, ये इवन आपकी पोस्टिंग अगर किसी बड़ी वॉलेटाइल एरिया में हुई है, तो जो वो कमिटमेंट होती है कि आप जा रहे हैं तो ये नहीं पता कि वापस जिंदा आना है या नहीं आना, ये ऐसी चीज है जिसको आप महसूस करके आपको अंदाजा होता है, इट शिवर्स यू डाउन योर स्पाइन, कि वो क्या कमिटमेंट होती है कि कोई फौज का अफसर, कोई फौज का सिपाही ये लेकर उस मिशन निकलता है। और ये जैसे मुझे को बाद में एक दफा अकाउंट बड़ा इख्तिसार से बताना चाहूंगा, जब GHQ पे हमला हुआ जी, तो कुछ लोगों ने जो बाद में बताया कि जो इवन कॉन्वर्सेशंस थी ऑन लाइक जब वो अटैक हुआ और वायरलेस के ऊपर, यानी कि दे न्यू कि हमें क्या हिट करेगा सबसे, एंड इवन देन दे वर सो कमिटेड कि आई विल टेक द फर्स्ट शॉट, और मतलब दीज वर द कॉन्वर्सेशंस विद इन दी वो जो होती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। So, जो ये लेवल ऑफ कमिटमेंट है, ये इसके बाद अगर आप झंडे जलाना शुरू कर दें और गालियां देना शुरू कर दें और फिर पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर दें, तो ये सही कह रहे हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द लव फॉर योर कंट्री कि आप इस हद तक जो है अपनी डिवोशन और कमिटमेंट मुल्क के साथ होती है, अवाम के साथ होती है, तो ही आप इस हद तक जाते हैं। आई हैव टू वाइंड अप दिस सेगमेंट हियर। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, मुस्तफा साहब फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान आज 76 बरस का होने को है। सिर्फ चंद घंटों का इंतजार बाकी है। हम पहले से कई गुना ज्यादा मसाइल में घिरे हुए हैं। मंजिल का तयन हम 7 दहाइयों में भी नहीं कर सके। क़याम पाकिस्तान के 76 बरस गुजरने के बाद हम डिफॉल्ट के दहाने से पलटे हैं।
आम पाकिस्तानी की जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। रियासत पाकिस्तान को आज की तारीख में बैरूनी के बजाय अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन कहीं बाहर से नहीं, हम पर अंदर से ही हमलावर है। 76 साल तारीख में ये भी कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम अपने ही मुहाफिजों पर हमलावर हो जाएंगे, अपने ही वजूद को नीस्तो नाबूद करने की कोशिश करेंगे। 1971 की पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान ने कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी जो हम 9 मई को देख चुके हैं। रियासत को वो नुकसान 76 साल तारीख में दुश्मन ना पहुंचा सका जो हमने खुद से रियासत को पहुंचाया है। गुज़श्ता 1 साल के दौरान हमारे कुछ सियासी कायदीन अपने सियासी मुफाद की खातिर नौजवान नस्ल को गुमराह करने पर गामजन हैं। वो ये देखने और समझने से कासिर हैं कि उनके ये इक़दामात हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं और हम खुद अपने हाथों से मुल्क की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल गुमराही का शिकार हो रही है। साइफर का ड्रामा सबके सामने है। पाकिस्तान को सफारती तौर पर दुनिया से तन्हा करने की बदतरीन कोशिश की गई, सिर्फ अपने जाती मुफादात की खातिर। क्या जाती मुफाद रियासत से अफजल भी हो सकते हैं? हम 14 अगस्त को अपना 77वां यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयार हैं। आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुल्क भर की शाहराहों, सरकारी इमारतों पर चरागा किया जा रहा है और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के वादों के मुताबिक मुआशरे को तब्दील करने का इरादा किया जाएगा। 1948 में बानी पाकिस्तान के इंतकाल के बाद से हर साल आज़ादी को एक खुशी के त्यौहार के तौर पर मना रहे हैं और कोशिश की जाती है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का विजन तकरीबात का मरकजी हिस्सा रहे। मगर हर गुजरते साल के साथ हम कायद के विजन से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है कि हम पाकिस्तान के मफाद को देखने से कासिर हैं? आज की तारीख में हमें देखना होगा कि गुज़श्ता 7 दहाइयों से हमारा मुआशरा क्यों तनज़्ज़ुली का शिकार है, क्यों हम दुनिया और बिलखसूस अपने हमसाया ममालिक से भी पीछे रह चुके हैं। हमारी मंजिल मुआशरे की फलाह होनी चाहिए थी। क्या वजह है कि हमारा आज का नौजवान बेराहरवी का शिकार है? आज के इस एडिटोरियल का इख्तिताम इसी दुआ से करेंगे कि इस मुल्क के नौजवान भटकने की बजाय अपने लिए एक दुरुस्त समत का तयन कर सकें और मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकें और रियासत इस ज़िमन में उन्हें तमाम वसाइल फराहम कर सके। आमीन। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.